नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रासायनिक विज्ञान की चीज़ों को देखेंगे। तो रासायनिक विज्ञान की चीज़ों में हम लोग देखने वाले हैं आज की परमाणु संरचना कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है परमाणु संरचना। तो देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आधुनिक आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो जवाब है वो है एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, आधुनिक रासायनिक शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणु नाभिक न्यूक्लियस बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर मारता रहता है। इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये नाभिक का आकार होता है, उसका जो आकार की कोटि कितनी होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। आणविक संरचना में सही सही कथन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता ही होगा। क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हार्ड सरफेस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और इसको आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोटॉन देखिए, फोटॉन जो न्यूक्लियस में होता है, जो एटम्स में होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और फोटॉन क्या है, फोटॉन लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो फोटॉन इसका भाग नहीं होगा। ठीक है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण और प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृत तत्व में। ठीक है, खनिज यौगिक और खनिज मिश्रण में एक प्रकार के, मिश्रण में दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और खनिज यौगिक में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का आपको मिलेगा। एक ही प्रकार का खनिज मिश्रण में दो हो सकते हैं, जैसे कॉपर और टिन। ठीक है, खनिज यौगिक में भी दो प्रकार के हो सकते हैं। और आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परमाणवीय नाभिक खोजा था। परमाणवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस का किसने वो किया था, रदरफोर्ड। आपको सिर्फ ये याद करना है, न्यूक्लियस का किसने किया था, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का किसने किया था, चैडविक। न्यूक्लियस रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन आपका चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो है वो अणु परमाणु कण नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। आप ये देखिए, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस का पार्ट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए, कण प्रतिकण का जो सिर्फ एक ही जो है वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये आपका कण प्रतिकण युग्म है, बाकी सब आपका कण प्रतिकण युग्म में नहीं आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है आपका। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पाई मेसॉन और क्वार्क में से मूलभूत कण आपका है क्वार्क। ठीक, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। ठीक, हीलियम में क्या होते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम में एक प्रोटॉन, अरे सॉरी, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अल्फा कण दो धन आवेश के बराबर होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं तो ये अल्फा अल्फा पार्टिकल जिसको कहते हैं, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सेम क्वेश्चन है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में सेम चीज होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा कण बीटा तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। सिर्फ बीटा का होता है, बीटा का, अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज नेगेटिव।
ठीक है। तो बीटा का जो होता है वो एक निगेटिव होता है, ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। आगे बढ़ रहे हैं। सही सुमेलित हमें बताना है कि इनमें से क्या सही सुमेलित है। ठीक है, पहला जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, तो जीरो मास आपका न्यूट्रिनो में होगा, न्यूट्रिनो में आपका शून्य द्रव्यमान, न्यूट्रिनो में आंशिक आवेश आपका होगा क्वार्क में, आंशिक प्रचकण आपका होगा पॉजिट्रॉन में, और पूर्णांक प्रचकण आपका होगा फोनॉन में। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ है फ्रेंड, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हम लोग का जो भी इसमें से हम लोग नहीं वो फाइंड आउट कर पाए हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। परमाणु में कक्षों के को भरने के क्रम नियंत्रित होता है, अफबाउ प्रिंसिपल होता है कि भाई आपका जो भी आपके कक्ष हैं उनको कैसे किस हिसाब से भरना है वो अफबाउ प्रिंसिपल्स के हिसाब से भरते हैं। ठीक है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ठीक है, अभिविन्यास से। ठीक, हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तत्व का द्रव्यमान क्या होता है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही प्रोटॉन का संख्या होगी, तो तत्व का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप सम कर देते हैं तो द्रव्यमान निकल जाता है, जो जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो द्रव्यमान बन जाता है। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें भाई प्रोटॉन तो सेम रहता है लेकिन न्यूट्रॉन अलग होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, देखिए अगर प्रोटॉन सेम है तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग रहते हैं, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, वही आइसोटोप्स जो भी हमने अभी पढ़ा वही है। ठीक है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका भाई परमाणु भार भिन्न होगा लेकिन परमाणु क्रमांक सेम रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, या तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, लगभग एक क्वेश्चन है, और तीनों में बस हमें एक ही चीज़ समझना है कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो प्रोटॉन की संख्या सेम रहेगी, और और आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक समूह। ठीक है, ये देखिए C6 14 N7 15 और O8 16, इसको हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक समूह। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर से हम लोग क्या नापते हैं? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। और भी हम लोग आगे देखते हैं, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। ठीक है, धातु, अधातु, गैस तथा उप धातु में से वह तत्व नहीं है। ठीक है, गैस जो तत्व नहीं है। ठीक, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना एक फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक चेंज, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि जल जो है लिक्विड से आपका गैसेस स्टेट में चला जाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने और मुलायम हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जब आप सब्जियों को चूल्हे पे लगाते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो मुलायम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन सब्जियों को पकाने और उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। संरक्षण का उदाहरण है सिल्वर पे काले रंग का परत बनना।
तांबे पे हरे रंग का परत बनना और लोहे पे भूरे रंग का परत बनना, ये संरक्षण का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, कथन और उसके कारण। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत, देखिए जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर घूमने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन और ज़्यादा तीव्र हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। दो स्पष्टीकरण ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रेस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। प्रेस्चराइजेशन किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है और इसमें क्या होता है कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग अमूल और बटर मदर डेयरी का जो मिल्क आता है वो सब पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, जिससे उसमें काफ़ी दिनों तक पैकेट में रह सकता है। पाश्चुरिकृत संबंधित है दूध से रिलेटेड है। सही कथन है, किसी जलीय विलयन और पुनः शुद्ध जल को क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असिद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। असिद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ जाता है और ऊंचाई पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई पे हम जैसे जैसे जाते हैं तो पानी जो है वो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होने के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण बॉइलिंग और जल्दी फास्ट हो जाता है। मतलब 100 सेंटीग्रेड अभी पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही बॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार चाहिए। कथन एक, नमक और बर्फ मिश्रण से 0 डिग्री के नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है, ए तो सही है, नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री नीचे तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा नहीं देता है फ्रेंड, घटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव। ठीक है, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ठीक है, प्रतिलोम प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही है। ठीक है, ना ही पहला कथन सही है और ना ही दूसरा कथन सही है। क्रोमैटोग्राफी क्या तकनीक का उपयोग होता है? एक मिश्रण में पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का उपयोग होता है एक मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। हम लोग को जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग को सिर्फ वो पढ़ना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठोस कपूर से, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कपूर एक सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट ही आपका लिक्विड में नहीं होता, डायरेक्ट आपका गैस में हो जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। कपूर इसमें नैप्थलीन भी आता है और ड्राई आइस होता है वो भी आता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सब्लिमेशन में आपका डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड स्टेट में नहीं पहुंचता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग वही देख रहे हैं। अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, उसको देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग के सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये गलत है। और दूसरा देख लेते हैं, किसी भी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्यता सामान्यता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है। ठीक है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, ये भी सही है। ठीक है, और किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक
कम हो जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का, ठीक है, सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, अर्थात उभयधर्मी। भू परपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो तत्व है, ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन आता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, भूपर्पटी मतलब आपका अर्थ में सबसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन। पृथ्वी पर कितने अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर में से मूल तत्व है। हीरा एक मूल तत्व है जो कि कार्बन का ही वो है। ठीक है, यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी में वर्ष, हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है? 2019 को। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। कार्बन अभी हमने बताया था कि हीरा एक कार्बन का आइसोटोप है। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है 2882। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट जो एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स के चक्र होते हैं उसमें कैसे भरे जाते हैं 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। ठीक है, इन सभी में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं एस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों के क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम और ऑस्मियम। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मेरे साथ ही फ्रेंड आप भी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट और आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत तन्य है नाइक्रोम। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी कौन सा प्राकृतिक तत्व आपका आएगा? यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ठीक है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम और चांदी में सबसे भारी धातु आपकी कौन सी आएगी? यूरेनियम आएगी। ठीक है, मोती का रासायनिक संरक्षण है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का जो रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव है एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। ठीक है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग होता है सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश में प्रयुक्त होता है क्योंकि इनकी प्रकाश क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है, डिफ्रैक्शन नहीं होता है पानी की बूंदों से गुजरने पर। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक सिर्फ इतना ही। हम लोग ऐसे ही और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और हम लोग भी जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जनरल स्टडीज़ पे, उसको भी हम लोग आपके लिए लाएंगे और आपको रिवाइज करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।